नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मचे घमासान के बीच अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनगणना का राग अलाप दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में जल्द जनगणना कराने की मांग की है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी से जनगणना कार्यक्रम जल्द निर्धारित करने के लिए निर्देश देने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश में पिछले 150 साल से हर 10 साल में जनगणना का कार्य संपादित होता आया है। उन्होंने कहा है कि जनगणना के माध्यम से देश में पिछले 10 साल के दौरान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन से जुड़े आंकड़े जुटाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में शराब के अहाते और 100 बार बंद होने करने के फैसले को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमने देखा है कि लोग अक्सर शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहां बने अहातों में बैठकर पीने लगते हैं। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। अगर कोई शराब पीकर निकला तो नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या हो जाती है। साथ ही कई बार माँ, बहन और बेटियों की तरफ भी नशेड़ियों की दृष्टि भी पड़ती है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी होती है। इसलिए यह किया गया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। शिंदे गुट के पास शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल जाने के बाद उद्धव गुट लगातार शिंदे सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने के लिए पैदा नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि शिवसेना को सुपारी देकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में इस समय उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी सहित तमाम संगठनों की ओर से यह मांग उठाई जा रही। हालांकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सरकार इसके सख्त खिलाफ है। टीएमसी सरकार की ओर से इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। ममता सरकार ने नियम 185 के तहत विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। सरकार की ओर से सोमवार को नियम 185 के तहत प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया गया था। हरियाणा विधानसभा सोमवार को मंत्री संदीप सिंह के मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस के हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि यौन शोषण मामले में मंत्री संदीप सिंह पर कार्रवाई की एएसआईटी जांच कर रही है। जांच के परिणाम पर यह निर्भर होगा कि भविष्य में उन पर क्या कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यौन उत्पीड़न के एक मामले में मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग की, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनके मंत्री को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव का अचानक दौरा कर सबको चौंका दिया। बाइडेन ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने कीव के दौरे के दौरान यूक्रेन को $50 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, जिसके बाद से अब तक दोनों के बीच युद्ध जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासी गलियारे में जारी अटकलों का दौर खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर इससे नीतीश कुमार की पार्टी में बौखलाहट भी साफ झलकी है। कुशवाहा की ओर से सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे और नई पार्टी की घोषणा की गई तो तुरंत जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि 2 दिन से सुन रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा मीटिंग कर रहे हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। उनका कुनबा छोटा सा चलता रहा है। वही लोग हैं जो कल भी थे और आज भी थे। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। सीरीज के पहले दोनों टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने कंगारुओं को हराया। फिलहाल भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। वहीं टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचों के अलावा वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। वनडे सीरीज के लिए 18 खिलाड़ियों को चुना गया। इस टीम में तकरीबन 10 साल बाद तेज गेंदबाज जयदेव उनादकत की वापसी हुई है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, हिमाचल व छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की गई थी, जिसमें तीनों राज्य के कर्मचारियों में खुशी की माहौल बना था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस कुछ नियमों में बदलाव करने की बात की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। अब देखना है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का कितना लाभ मिल जाएगा या नहीं। कांग्रेस सरकार ने केंद्र को पाले में गेंद डालने के लिए केंद्र सरकार के आरोपित है। और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अब इस बार भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही कि नई पेंशन योजना को भी चालू रख पाएंगे या नहीं।
विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया का मुकाबला आयरलैंड से होगा। पिछले मैच में इंग्लैंड के हाथों मिली हार के बाद टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज का मुकाबला जीतना बहुत जरूरी होगा। ऐसे में आज भारतीय टीम कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगी। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज को हराकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इंग्लैंड के हाथों मिली हार से टीम इंडिया को सेमीफाइनल का सफर बिगड़ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी इस बार आधी आबादी तक पहुंचने के लिए कई खास कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, क्योंकि उसका मानना है कि लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत यानी मिशन 350 तक पहुंचने के लिए महिलाओं के बीच पैठ बनाना सबसे अधिक जरूरी है। लिहाजा बीजेपी ने तय किया है कि वे महिलाओं को साधने के लिए जल्द ही कई कार्यक्रम शुरू करने जा रही। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की महिला मोर्चा की टीम पूरे देश में सेल्फी विद बेनिफिशियरी और कमल मित्र जैसे कार्यक्रम की नई योजनाएं तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नशा एक सामाजिक बुराई, इसलिए मैंने तय किया है कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। हमने ऐसे आबकारी नीति लाने का प्रयास किया जो शराब पीने को आहतों उत्साहित करे। नई नीति में आहतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और शैक्षणिक संस्थानों के 100 किलोमीटर तक शराब की कोई दुकान नहीं होगी। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अगले महीने से शहर की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करने के लिए तैयार है। बेंगलुरु की सभी डीजल बसों को ईवी से बदलने के लिए इसे डबल डेकर बसों का नया खेप लॉन्च किया जाएगा। परिवहन प्राधिकरण के अनुसार एसी डबल डेकर का पहला सेट मार्च से सेवा में प्रवेश करने के लिए निर्धारित है और अन्य बसें अप्रैल और मई में चलेगी। बीएमटीसी सूत्रों के अनुसार अशोक लीलैंड की ईवी सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी 10 करोड़ रुपए की लागत से 5 डबल डेकर एसी बसों के लिए निविदा में एकमात्र बोलीदाता के रूप में उभरी है। होली से पहले बड़ी संख्या में यात्रियों को एक बड़ा झटका देते हुए भारतीय रेलवे ने लखनऊ और गोरखपुर रेल मंडलों पर चल रहे काम के कारण कुछ दिनों के लिए कई ट्रेनें सेवाओं को रद्द करने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे के अनुसार लखनऊ गोरखपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले डालीगंज, बादशाह नगर, गोमती नगर, मल्हौर रूट के बीच चल रहे दोहरीकरण कार्य के तहत ये कदम उठाया गया है। लखनऊ मंडल के PRO महेश गुप्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यात्री सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से ट्रेनों को रद्द किया गया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को यहां के ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार का दौरा किया। पार्टी नेताओं ने बताया है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के आर्थिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक के रूप में मशहूर रघुनाथ बाजार में मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए व्यापारियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने बताया कि मुफ्ती ने रघुनाथ बाजार व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। संघ ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों और प्रगति के बारे में अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को कहा है कि देश में केवल इन्हीं की पार्टी वैचारिक पृष्ठभूमि वाली और कैडर आधारित है तथा बड़ी संख्या में इसके पास समर्थक है। उन्होंने कहा है कि देश में कांग्रेस सहित अन्य सभी राजनीतिक दल परिवारवादी या वंशवादी दल है, जबकि भाजपा खुद में एक परिवार है। नड्डा ने कहा है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता है और अपने राजनीतिक अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि देश में भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि है। तुर्की में भयानक भूकंप के बाद मदद के लिए गए NDRF के जवानों से बातचीत की, जहां PM मोदी ने कहा है किसी भी आपदा के बाद उसका गोल्डन आवर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस आपदा के बाद आप लोग जितनी जल्दी पहुंचे यह एक तारीफ के लायक है। आपकी सेवा कार्यों से हजारों लोगों को बचाया जा सका। उन्होंने कहा है कि भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है और दुनिया में जहाँ भी आपदा या संकट आता है तो हमें यह लगता है कि इस समस्या हमारे ऊपर आई है और इसके निवारण हम खुद करते हैं। झारखंड में होली से ठीक पहले बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस बाबत झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बोकारो जिले में एक सप्ताह के अंदर ही 1000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इस बाबत रविवार के दिन कड़कनाथ नस्ल के 350 से अधिक मुर्गों की मौत के बाद उनके सैंपल को कोलकाता और भोपाल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब कोलकाता और भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि आखिर क्यों इन मुर्गों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया पर गहराते ऊर्जा संकट के बीच भारत नया एनर्जी किंग बनने की राह पर अग्रसर है। यूक्रेन पर हमला करने के चलते पश्चिमी देशों की ओर से रूप में लगाए गए प्रतिबंधों ने यूरोप समेत पूरी दुनिया में ऊर्जा का नया संकट पैदा कर दिया। तेल और गैस की महंगाई से दुनिया के तमाम देश त्रस्त हो रहे हैं। वहीं भारत इस वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा के नए नए तरीके ईजाद करके दुनिया को लुभा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी जैसे नवीन ऊर्जा क्षेत्रों में अच्छी खासी प्रगति की है। क्या आप भी गौतम बुद्ध नगर व ग्रेटर नोएडा एरिया में रहते हैं? क्या बिजली का बढ़ता बिल आपको परेशान करता है? तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल सकती है। आने वाले दिनों में नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रही जो आम कंज्यूमर को उनका बिजली बिल घटाने में मदद करेगा। इसके लिए NPCL ने नॉर्वे की सरकार के साथ समझौता किया है। दरअसल नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये प्रोग्राम एक पायलट प्रोजेक्ट होगा।
एक बार फिर से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेज दिया है और 26 फरवरी को शराब नीति मामले में पूछताछ करने की बात कही है। बता दें कि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया के सीबीआई ने समन भेजा था, लेकिन तब डिप्टी सीएम ने अपील की थी कि उन्हें फरवरी के अंत में बुलाया जाए क्योंकि वे दिल्ली का बजट बनाने में व्यस्त चल रहे हैं। उसी वजह से अब सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को बुलाया है। दरअसल सीबीआई शराब नीति वाले मामले में जाँच कर रही है। एक बार फिर से सोने के दाम में उछाल देखने को मिला है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने की कीमत 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हो गई है। वहीं चांदी का भाव 65,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 56,587 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 65,772 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक और आज सुबह 995 प्योरिटी वाले इस 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 56,360 रुपये हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयास में अपना भरपूर योगदान देना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व तो अब जैसे मेरे युवा साथियों के कंधे पर है। केंद्र सरकार हो या उत्तराखंड की भाजपा सरकार हो, हमारा यह निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि योग्यता के अनुसार अवसर मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जरूरतमंदों किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए इस योजना को चलाया है। 12 किस्तों को अब पैसा भेजा जा चुका है, लेकिन जिसके बाद पात्र किसानों का 13वीं किस्त का इंतजार बना हुआ। वहीं किसानों को होली से पहले किस्त का तोहफा मिल सकता है। फिलहाल इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।